गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट के 5-6 लेक्चर कर लिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक पीवाईक्यू सीरीज भी कर ली है। उसके बाद का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू आपके फॉर्म होते हैं, उन सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे, सभी बॉन्डिंग के कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हम लोग 3 थ्योरी के अंदर करेंगे। 3 थ्योरी कौन कौन सी, सबसे पहली है वर्नर थ्योरी, दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आ रही बात समझ में? 3 थ्योरी को हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली है वर्नर थ्योरी, उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वीबीटी, और उसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। सारी थ्योरी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। तीनों थ्योरी से आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम। देखिए पढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी की शुरुआत करते हैं बेटा। जो वर्नर थ्योरी है ये अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन। इन ए सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है ये। वर्नर ने क्या बोला था बेटा कि कोई भी जो सेंट्रल एटम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करेगा, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हमने IUPAC नेमिंग भी कर ली, PYQ सीरीज भी कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हमें अच्छे से आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी मेटल की, वो उसकी कौन सी वैलेंसी होगी, प्राइमरी। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कि जितनी साइड से लिगेंड ने मेटल को सराउंड कर रखा है, वो उसकी क्या होगी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। आगे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायंस, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ भी आ सकती है, 3+ भी, +1 भी, कितनी भी आ सकती है आपकी, वो एनायन से सेटिस्फाई होगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसकी वजह से होती है, लिगेंड की वजह से, तो सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। आगे देखिए बेटा नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई डायरेक्शन नहीं होती आपकी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से आपकी अलग अलग ज्योमेट्री बन सकती है। वो कैसे, मान लिया किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 2 टाइप की ज्योमेट्री एग्जिबिट कर सकता है। कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल, ये आगे जाके हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और स्क्वायर प्लेनर। आगे बात समझ में, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि जो लिगेंड्स है, वो आपके नेचर के अंदर कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शन के थ्रू आपके बॉन्ड बनाते हैं। उनमें अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जिससे आपके जो डी ऑर्बिटल है वो कितनी कैटेगरी के हैं, 5 कैटेगरी के, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर की वजह से। CFT के अंदर और ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो ये ज्योमेट्री बताने में आपके सहायक नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर ये नेचर के अंदर डायरेक्शन है, डायरेक्शनल है, तो ये ज्योमेट्री आपकी अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या बोला वर्नर ने, वर्नर थ्योरी को देख लो फटाफट एक बार फिर से। वर्नर थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो 2 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करेगा, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो सीधी सीधी। सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो क्या बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड की वजह से ही हम लोग ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, लीनियर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। और ये नेचर के अंदर कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ज्योमेट्री को ये आपके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो ये वर्नर थ्योरी थी इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो इसका क्या हेडिंग रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। जो ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो इसकी दो एप्लीकेशन है बेटा। एक तो हमें ये बताती है कि आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने आयंस प्रेजेंट है, और दूसरा हमें ये बताती है कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। आ रही बात समझ में? देखो कैसे, मान लिया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, आपने खुद ने बनाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर AgNO3 आपने डाल दिया और इसके साथ रिएक्ट करके आपको 3 मोल मिल रहे AgCl के। बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आपने दोबारा से फिर AgNO3 डाल दिया, अब की बार तुम्हें 2 मोल मिले किसके, AgCl के। इसके बाद तुम्हें 1 मोल AgCl का मिला। तो ऐसा क्या चेंज है जिसकी वजह से आपको सेम रिएक्टेंट और सेम रिएजेंट होते हुए भी प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है। आ रही बातें समझ में? तो हमें एक बात तो बड़े अच्छे से पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं आपके, वो डिसोसिएट कभी नहीं करते, उनके बाहर जो काउंटर आयन होते हैं वो आपके आयोनाइज करते हैं बेटा, ठीक है। तो सारा खेल किसका है, आयोनाइजेशन आयंस का है, ठीक है। अगर इसमें 3 मोल मिल रहे AgCl के, AgCl किसकी वजह से मिलेगा, जब वहां पर Cl फ्री होगा, और Cl फ्री कब होगा, तब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। यानी कि यहाँ पर Cl अगर प्रेजेंट होगा ना, तभी हमें क्या मिलेगा, AgNO3 डालने से AgCl मिलेगा। अब कितने मोल मिल रहे हैं इसको, 3, तो इसका मतलब बाहर कितने Cl प्रेजेंट है, 3 Cl प्रेजेंट है। बाकी का जो कोऑर्डिनेशन बच गया उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिख दो, CONH3 6, ये कंपाउंड हो गया आपका। आ रही बातें समझ में? दूसरा एग्जांपल देखो, 2 मोल ऑफ AgCl, आपको AgCl के सिर्फ 2 मोल मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर आपके सिर्फ कितने Cl फ्री है, 2 Cl फ्री है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला लिखोगे तब वो क्या हो जाएगा, NH3 कितने हो जाएंगे अब की बार, 5, और बाहर Cl2 और एक NH3। आगे बात समझ में? इसके अंदर सिर्फ 1 मोल AgCl का मिल रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर आपके कितने आयंस प्रेजेंट है Cl के, 1 आयंस प्रेजेंट है। बातें आ रही समझ में? इस टाइप से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इन चीजों से क्या रिलेशन है, तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इनसे क्या रिलेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके नंबर ऑफ आयंस के, कि कितने नंबर ऑफ आयंस है, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। तो जब हम लोग इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 3 Cl बार पड़े हैं, तो कितने मोल्स आयन मिले, 4।
इसको करेंगे तो 2 ये, एक ये पूरा, 3 आयन। इसको करेंगे तो इसमें एक ही Cl बार होगा, एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसमें कितने आयंस मिले? 2 आयंस मिले। बातें आ रही समझ में? यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। मान लो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला एग्जाम्पल ये दे दिया K4 Zn OH, K2 मान लो यहां। दूसरा एग्जाम्पल ये दे दिया CO NH36 Cl3। बताना है इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके अंदर ज्यादा होगी। तो ये देख लो किसके अंदर ज्यादा आयंस बन रहे हैं। इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो 3 तो क्लोराइड हो गया आपके, एक ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो 3 और 1 4 आयन हो गए बेटा। इसमें एक तो इसका और 2 ये, कितने हुए? 3। ज्यादा कौन है? 4। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? इस कंपाउंड की ज्यादा होगी। तो ये वर्नर थ्योरी की 2 एप्लीकेशन थी बेटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स ये बताना कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताना किसकी? कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस चीज को डिफाइन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको कौन डिफाइन करता है? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? जितना मेटल का एटॉमिक नंबर है वो, जैसे कि मैग्नीज का 25 हो गया, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको करो माइनस, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको करो 2 से गुणा और प्लस कर दो, आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब ये देखना कि कोई कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि जो नोबल गैस के एलिमेंट हैं और जितने उनके एटॉमिक नंबर हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपना कंपाउंड स्टेबल है, वरना स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो कैसे निकालोगे भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और एंडो, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका फाइंड आउट करना तो 8 प्लस कर दो 10, इसका फाइंड आउट करना तो 8 फिर से प्लस कर दो 18, इसका फाइंड आउट करना तो फिर 18 जोड़ दो 36, इसका फाइंड आउट करना तो फिर से 18 जोड़ दो 54, इसका फाइंड आउट करना तो 32 जोड़ दो 4 और 2 6 76। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, यानी कि ऐसे अपन क्या करते हैं, 86 आएगा भाई, 5 और 3 8। अगर किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 जोड़ दो, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 36, 32। आगे बात समझ में? 2 8 8 18 18 32, ऐसे अपने को क्या करने हैं? ऐड करने। यहाँ हमने 8 ऐड कर दिया, 2 तो था ही पहले से ही, फिर 8 ऐड कर दिया, फिर 18 ऐड कर दिया, फिर इसमें क्या कर दिया? 18 ऐड कर दिया, और यहाँ कितना ऐड कर दिया? 32 ऐड कर दिया। चलो एग्जाम्पल करते हैं, कॉपर, अमाइन और ये अपना सल्फेट है। इसके अंदर बताना है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा। तो बड़ा ही आसान है, मेटल कौन है? कॉपर, एटॉमिक नंबर कितना है? 24, लिख दो एटॉमिक नंबर के नीचे। आगे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो सिखाई थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लो? X, अमाइन के ऊपर चार्ज 0, SO4 सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -K2 इज इक्वल टू 0, तो X के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +K2, और ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है? माइनस प्लस 2 इंटू में कोऑर्डिनेशन नंबर,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। 4 ही क्यों आया, क्योंकि अमाइन कैसे है मोनोडेंडेंट, मोनोडेंडेंट है तो बेटा जितने नंबर ऑफ लिगेंड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कर दो इनको ऐड, 24 प्लस के 8 माइनस के 2, आंसर कितना आ गया 24 और 8, 24 में से 2 गए 22, 22 और 8 कितना आ गया 30 आ गया बेटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। आगे देखो CONH36Cl3 सेंट्रल कौन है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, नंबर ऑफ लिगेंड को 2 से गुणा कर दो 6 दूनी 12, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी मान ली x, इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर चार्ज -1, तो कितना आ गया 3, तो 3 क्या होगा माइनस का होगा, यानी कि क्या आएगा 27 प्लस के 12 माइनस के 3, 24 और 12 कितने हो गए 36 हो गए। आ रही बात समझ में। आगे देखो सिल्वर Ag और अमाइन NH3 और Cl, इसका आप खुद से ट्राई कर लेना। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर अमाइन 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +1 आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और कमेंट में इनके आंसर बता देना, जो चीज ना आए वो भी बता देना, ठीक है। हम लोग उसका आपको रिप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसान है। क्रोमियम का 24, कार्बोनिल मोनोडेंडेंट है, ठीक है। 6 है तो 6 दूनी 12, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो 24 और 12 कितने हो गए 36 हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो EN रूल, कौन सा कंपाउंड EN रूल को फॉलो नहीं करता। EN रूल को फॉलो करने का मतलब क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके इक्वल ना आए, 2, 10, 18, 36, 34, 86। जैसे कि हमने पीछे वाले में क्या किया था, एक में आया था ना 30 या 32 आया था, तो इसका मतलब क्या है वो आपके EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। EN रूल को कौन फॉलो करेगा, जिसका जो EN है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए तो वो EN रूल को फॉलो करता है, अदरवाइज EN रूल को फॉलो नहीं करता है। तो जिसके EN इनमें से किसी के भी इक्वल ना आए तो इसका मतलब वो EN को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा वर्नर थ्योरी, ये वर्नर थ्योरी पढ़ ली हमने। अब हम लोग आगे मूव करते हैं VBT के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें लिगेंड मेटल को क्या देता है बेटा इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर देता है। मेटल क्या काम करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना किसका काम है, मेटल का काम है। कोई फिक्स नहीं होते, लिगेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते। जैसे देखो यहाँ पर कितने अमाइन है 6, सारे के सारे मोनोडेंडेंट है, तो आयरन को 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो कितने अमाइन है 4 अमाइन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। तो कॉपर को कितने वैकेंट d ऑर्बिटल इसको देने पड़ेंगे, 4 ऑर्बिटल इसको देने पड़ेंगे वैकेंट। S के भी हो सकते हैं, P के भी हो सकते हैं, D के भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप्ड विद ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात है, मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिटल क्या है खाली, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, और लिगेंड के ऑर्बिटल के पास क्या है लोन पेयर है या फिर क्या है इलेक्ट्रॉन है। दोनों के ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मेटल के ऑर्बिटल में उनकी पेयरिंग करवा देंगे, और इस वजह से जो इनर ऑर्बिटल है वो आपकी बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल से सारे पॉइंट बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएंगे। अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे,
और उसके अंदर आपके बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे बॉन्डिंग के अंदर, और उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूरे के पूरे हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक। अभी इनर आउटर क्या होगा, देखो ये क्या हो गया रे, देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसके अंदर बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो इसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्या दो तीन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में भी, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। वीबीटी ने क्या बोला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी नेम है, फुल फॉर्म है, लिनिस पॉलिंग ने इसको प्रोवाइड करवाया था। जो मेटल है वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल देगी, लिगेंड के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या लोन पेयर होंगे, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अगर लिगेंड है जो आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देगा पहले से जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं फिर वो कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कंपाउंड के ऊपर तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डायामैग्नेटिक का मतलब वो रिपेल करता है। आगे देखिए, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही फिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से, चाहे वो कौन सा भी 12th के बोर्ड के एग्जाम क्यों ना हो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका क्या है, अमाइन 6 है तो 6 ही हो गया, मोनोडेंडेंट है। फ्लोराइड भी कितना है बेटा, फ्लोराइड 6 है और ये भी मोनोडेंडेंट लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस के आपको एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, देखिए सबसे पहला काम है आपका जो मेटल है अपनी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसकी एक्स मान ली, इसके ऊपर चार्ज 0 कितने के बराबर दे रखा 3, तो एक्स की कितनी आ गई 3। इससे पहले वाला लेक्चर जो पीवाई की सीरीज करवाया था उसमें एक ट्रिक बताई थी बहुत ही जबरदस्त कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसकी फटाफट से आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर 2+ होता तो हम लोग फटाफट से क्या लिख देते इसकी 3d7, लेकिन अब क्या है 3+ है तो एक और कम कर दो तो क्या आ जाएगी 3d6। आ गई बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी आउटर ऑर्बिटल की, हमें तो आउटर से ही लेना देना है। लिगेंड कितनी है 6 है, इसको रिप्रेजेंट करो, ये 3d हो गया भाई, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे 3d में 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये 3d हो गए। 4s 4p, p वाले के अंदर कितने होते हैं 3 होते हैं, फिल करो इनको, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है ये। 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, इसके अंदर आपकी 11th क्लास की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें क्वांटम नंबर वाला पोर्शन है वो रिपीट हो रहा है दोबारा से। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 100 रूल का इस्तेमाल करेंगे, पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगर बच गए तो पेयरिंग करवा दोगे। ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं है। ये कब है, जब आपका कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है किसको, मेटल को, ग्राउंड स्टेट। अब कौन आएगा, NH3 आएगा, तो मेटल का एक काम है इसको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। अगर ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है
तो जो ये पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इनकी पेयरिंग करवा देगा बेटा। पेयरिंग करवाने का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन इनको डबल डबल कर देगा और खुद इनके ऑर्बिटल में किसके लोन पेयर आ जाएंगे, NH3 के आ जाएंगे। अगर ये वीक होगा तो इनके साथ कोई आपकी ये जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा इनको, और आपके आगे वाले जो भी खाली ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब देखिए हमें ये पता करना जरूरी है कि जो गिवन लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये बात हमें पता चलती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो कि CFT के अंदर आएगी। यहाँ तो हम पहले ही बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या है, वीक है। अब देखिए बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमाइन, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाने का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन को यहां कर देगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहां, तो दो दो हो गई है। ये दो ऑर्बिटल्स इसके क्या हो गए, खाली हो गए। आगे क्या पड़ा है 4s, उसके आगे क्या पड़ा है 4p। अब कौन आएगा NH3, लो भाई ये NH3 आ गया आपका। कितने NH3 आ रहे हैं 6, तो 3 और 3 यहाँ 6 आ गए। ठीक है, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, ये भी क्या बेटा NH3 NH3 और NH3। बिल्कुल एज इट इज पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर में लिख के आना। तो कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हुए हैं, 2 तो D, 1 S और 3 P। D2sp3 क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई, हाइब्रिडाइजेशन। वहां अंदर वाले D ऑर्बिटल यूज हुए तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कैसा नेचर होगा, डायामैग्नेटिक। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अब इसके केस में देखो, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी x मान ली, एक F के ऊपर -1 चार्ज, तो 6 के ऊपर -6 कितने के इक्वल दे रखा, -3, x की वैल्यू कितनी हो गई +3 आ गई। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी कितनी है +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, वही 3d6। रिप्रेजेंट करो 3d6 को, 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पे। इसके बाद 4s है, इसके बाद 4p है, इसके बाद है 4d। अब जो ये F है ये है आपका वीक लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, इनकी एज इट इज पड़े हैं। तो आगे आने वाले कहाँ आएंगे, जो आगे के खाली ऑर्बिटल पड़े हैं वहां ये एज इट इज रहेगा बेटा। ये 4s, ये 4p और ये 4d। तो अब की बार F नेगेटिव, ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये और 2 आपके D वाले, क्योंकि कितने हैं 6 है, तो 6 तो वैकेंट साइट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अपने को। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, ये सारे F नेगेटिव है, F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव और F नेगेटिव। एक तो S का यूज हुआ है 3 P के और 2 D के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d2। बाहर वाले D ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा, हाँ भाई बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा कंपाउंड है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
अगर कोई तुमसे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले तो मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, और फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट होती है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4। n की जगह 4 पुट करोगे, आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर 4.98 समथिंग आएगा। आगे बात समझ में? बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से वो देख लो। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा CONH363 पॉजिटिव इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इरेज भी हो रही है क्या साथ साथ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? और COF63 नेगेटिव एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? एक्सप्लेन इट ऑन दी बेसिस ऑफ VBT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा ही। या फिर दूसरी टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? CONH363 पॉजिटिव इज D2sp3 hybridized but COF63 negative is sp3d2 hybridized. Explain it on the basis of VBT। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर ये देखना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या है? वीक है। अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा आपका। ठीक है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक है तो डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट n n प्लस 2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना कौन सा एग्जांपल था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का था, यानी कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी कर लेते हैं, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। वो तो बाद की बात है कि ये टेट्राहेड्रल आएगा स्क्वायर प्लेनर आएगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है आपकी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। मेटल कौन है? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x मान ली, एक के ऊपर -1 4 इज इक्वल टू -2। क्या आ गई x की वैल्यू? यहां से +2 आ गई, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2। +2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8। ठीक है, इससे पीछे वाली सीरीज में ट्रिक करवाई थी। 3d8 को रिप्रेजेंट करो, 1 2 1 1 1 और 1, 5 हो गए। बाद में बचे पेयरिंग करवा दो, करवा दी पेयरिंग। इसके बाद 4s और 4p, ये खाली पड़े हैं भाई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। आप देखिए Cl नेगेटिव वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा, आगे वाले ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। ये 4s हो गया और ये क्या हो गया? 4p। तो इसमें आ गया आपका कितने Cl आने हैं? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। आगे बात समझ में? तो एक S और 3p, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन, तो जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। क्या इसके अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। तो ये कैसा होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ गई तो 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। एक ट्रिक बताऊं आपको, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है
उतने के ही अप्रोक्स आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी अगर डिफरेंट है तो। यानी कि अगर ऑप्शन ऐसे है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, यानी कि सारी वैल्यूज अलग अलग नंबर के दी हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। लेकिन जब बिल्कुल अप्रोक्स वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2.3 भी दे रखा, 2.5 भी और 2.7 भी, तब हमें ये निकाल के देखना पड़ेगा। आगे देखो बेटा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान ली, Cn के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू माइनस के 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, यानी कि यहाँ पर भी निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में। +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 3d8। नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंट करो 3d8 को, 4s, और ये क्या आ गया अपना 4p आ गया। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करिए, 1 2 3 4 5, पेयरिंग करवा दो 6 7 और 8, ये खाली है। जब इनको Cn नेगेटिव अप्रोच करेगा तो जो Cn नेगेटिव है वो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा वो करवा देगा इनकी पेयरिंग। तो पेयरिंग करवा देगा तो क्या हो गया? इनकी तो पहले ही पेयरिंग है, ये ऑर्बिटल हो गया खाली, एक ये खाली, ये आगे खाली खाली, तो Cn क्या आ गया? इसमें Cn आ गया भाई, Cn नेगेटिव। तो कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर यूज हुए हैं? एक तो D, एक S और 2 P, क्योंकि हमें कितने ही Cn लेके आने थे? सिर्फ 4 ही लेके आने थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसकी क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है। क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नेचर के अंदर कैसा है? डायामैग्नेटिक है। आ रही बातें समझ में? स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाते हैं? स्क्वायर की तरह बनती बेटा, ठीक है। ये आपकी इसकी ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल कैसे बनाओगे? टेट्राहेड्रल ऐसे बनती है आपकी, आगे बातें समझ में? ठीक है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हजारों बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे तब तक यूनिट सिलेबस में। कैसे? 3-4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। NiCl4 नेगेटिव है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट NiCl4 नेगेटिव है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। या फिर इट इज have hybridization DsP2 and it is sp3, explain it on the basis of VBT। it is diamagnetic, it is paramagnetic, explain on the basis of VBT। हमने सारे पॉइंट्स आपको इनके अंदर करवा दिए, बातें आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Zn NH3 4 पॉजिटिव और निकल CO4, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी एक्स मान ली, इसके ऊपर चार्ज 0 +2 के इक्वल है, तो जिंक आ गया +2, और जिंक के +2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3d10। सिर्फ आउटर से लेना देना हमें, बाकी से नहीं। अब देखिए 3d10 को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके डी के अंदर, 1 2 3 4 और 5, पेयरिंग करवा दो। आगे क्या होगा? 4s होगा, इससे आगे क्या होगा? 4p होगा। अब जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का फायदा ही क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का फायदा तब होता जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता और उसको पेयर करवाता। यहाँ पर तो पहले से ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो एक ही ऑप्शन बच गया अमाइन के पास कि अपने वो जो लॉन पेयर हैं उनको आगे वाले ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करे।
तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, s और 3p। sp3 आते ही हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या हो जाती है बेटा, टेट्राहेड्रल। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा है नेचर में, डायामैग्नेटिक है। आ रही बातें समझ में, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, NiCO4, ये कंपाउंड गिवन है, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई भाई। यानी कि कोई भी निकल के ऊपर चार्ज नहीं है, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d8 4s2, 3d8 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रिप्रेजेंट करो। औरों में ये +4s2 क्यों नहीं आता था, क्योंकि किसी में +2 आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे, 4s के जाएंगे भाई, ठीक है। रिप्रेजेंट करो इसको 3d8 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग करवा दो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो ये बोलता है कि अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड। और ये आ गया बेटा 4s2, और आगे क्या पड़ा है, 4p पड़ा है, 3d। अब देखिए आगे, जो ये कार्बोनिल है CO है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग किसकी करवाएगा, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तो पेयरिंग करवा दे, फिर यहाँ भी पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है CO, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इनके साथ करवा देता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके क्या हो जाते हैं, फुल्ली फील्ड हो जाते हैं। खाली कौन से ऑर्बिटल हो जाते हैं, 4s और 4p। तो CN, ये जो कोबा, ये जो अपना कार्बोनिल है, ये यहां पर आ जाएगा भाई, जो खाली ऑर्बिटल्स है। आ गई बातें समझ में, ठीक है। अगर ये यहां पर आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। अब कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई है। CN भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड था, लेकिन उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। वीडियो कितनी हो गई, ज्यादा लंबी हो गई आज तो, 45 मिनट के अप्रोक्स आपकी वीडियो जा चुकी, तो आ गई इतनी बातें समझ में। दो थ्योरी कर ली, वर्नर कर ली, और ये कौन सी कर ली, VBT कर ली। ऑक्टाहेड्रल के केस वाले यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स भी डिस्कस कर लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। आगे देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको खुद से ट्राई करना। इसको नेक्स्ट वीडियो में जब करवाएंगे ना, ज्यादा लंबी हो गई है तो फिर इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। बड़ा ही एक्सेप्शनल केस का क्वेश्चन है ये, खुद से ट्राई करना इसको, प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए, जो आज पढ़ा है उसको सम अप कर रहे हैं हम लोग, VBT को। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी, ये उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, और एग्जांपल ये। अगर 3 है तो sp2 आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ऐसे बनेगी, और ये एग्जांपल है। 4 है तो दो केस बन सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी आ सकती है और dsp2 भी आ सकती है। वो आपका डिपेंड करता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगी, और टेट्राहेड्रल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, एग्जांपल ये आपके सामने बेटा डिस्कस भी किए थे। अगर dsp2 है तो आपकी स्क्वायर प्लेनर बनेगी, और स्क्वायर प्लेनर को बनाएंगे ऐसे, एग्जांपल वो रहे आपके सामने। अगर क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर ये, dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो d ऑर्बिटल होते हैं 5, dxy dz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
आगे है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ सकती है, sp3d2 और d2sp3। अगर sp3d2 है तो बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर वाले हो रहे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर कौन से d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, दोनों के अंदर dz² और dx² माइनस के y²। ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है आपकी। ठीक है, और ये इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। तो आज हमने टॉपिक कौन सा किया था, थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 3 थ्योरी पढ़नी थी, फटाफट से देख लो। थ्योरी इन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट, ये टॉपिक स्टार्ट किया था, 3 थ्योरी पढ़नी थी हम लोगों ने, आज 2 थ्योरी कंप्लीट कर दी है। कौन कौन सी, वैलेंस थ्योरी और वीबीटी विद एग्जांपल्स। वर्धन ने क्या बोला था, 2 टाइप की वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसके इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के, और सेकेंडरी किसके इक्वल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के। आगे इसकी एप्लीकेशन थी, बताना था कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा अगर इतने इतने मोल डाल रहे हो और इतने इतने मिल रहे हैं तो। दूसरा था बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताने में। इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है इसका। यहाँ से एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपका ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आगे वीबीटी स्टार्ट की थी हमने, वीबीटी ने यही बोला था कि जो ऑर्बिटल्स है मेटल के वो टेक पार्ट करेंगे लिगेंड के साथ बॉन्डिंग में। अगर जो ये लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है तो ये ऑर्बिटल इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जांपल भी कर लिए। तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर फील्ड ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इनको आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये हमने क्वेश्चंस किए थे जो कि इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आते ही आते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर उसकी मतलब आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर ग्राउंड स्टेट में रिप्रेजेंट करिए, फिर उसकी लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करवाइए। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देगा पहले से इलेक्ट्रॉन की, जो अनपेयर पड़े हैं, वरना नहीं करवाएगा। उसके बाद ये 2 टेट्राहेड्रल के एग्जांपल थे, कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं हमने, और उसके बाद ये हमारा आज का ओवरव्यू था। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।